देखिए, हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, बल्कि कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी विफलता है। देखिए, आज है 2 दिसंबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो की पीडीएफ को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, एक ज़रूरी सूचना ये आपको देनी है कि नवंबर महीने का जो मंथली करंट अफेयर था, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मैंने अपलोड कर दिया है। तो इन दोनों पार्ट को आप देख लीजिएगा और पूरे महीने के वीडियो का जो है रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, अगर आपने कभी भी कोई परीक्षा दी होगी तो आपने देखा होगा कि विश्व एड्स दिवस को काफ़ी टारगेट किया जाता है एग्जाम में, क्योंकि देखिए, एड्स जो है बहुत ही घातक बीमारी है, इसलिए इसके बारे में अवेयर है कि नहीं ये पूछ जानने के लिए जो है एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। तो आइए जानते हैं विश्व एड्स दिवस के बारे में। देखिए, विश्व एड्स दिवस को हम हर साल 1 दिसंबर को मनाते हैं और वर्ष 1988 से प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और देखिए, 2022 के लिए विश्व एड्स दिवस की थीम है इक्विलाइज अ कॉल टू एक्शन। देखिए, एड्स के बारे में आपको बता दूं, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ए का मतलब हो गया एक्वायर्ड, आई का मतलब हो गया इम्यूनो, डी का मतलब हो गया डिफिशियंसी और एस का मतलब हो गया सिंड्रोम। और जो आपकी एड्स बीमारी है, ये एक वायरस के कारण होती है जिसका नाम है HIV। ठीक है, तो HIV एक वायरस का नाम है, एड्स एक बीमारी है। तो एड्स किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण। और HIV का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। देखिए, जिस व्यक्ति को एड्स हो जाता है उसकी इम्यून सिस्टम जो है एकदम बिल्कुल वीक हो जाती है। अगर उसको खांसी है तो खांसी बढ़ते जाएगी, वो टीबी का रूप भी ले सकती है। अगर कहीं कोई छोटी बीमारी हो रही है तो वो धीरे धीरे बढ़कर बहुत ही सीवियर हो जाएगी। और ऐसे करते करते जब आदमी का इम्यून सिस्टम एकदम कमज़ोर हो जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और सबसे गलत बात यह है कि अभी तक देखिए एड्स की कोई दवा नहीं बन पाई है, क्योंकि एड्स का वायरस जो है ये बार बार अपना जीनोम चेंज करते रहता है, जीन सीक्वेंस, इसीलिए इसकी कोई वैक्सीन वगैरह नहीं बन पाई है। तो ये था एड्स के बारे में। याद रखिएगा, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 1988 में इस दिवस को पहली बार बनाया गया था। और 2022 के लिए इसकी थीम है इक्विलाइज अ कॉल टू एक्शन। और अगला प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने किस तिथि को अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया। तो देखिए, 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 58वां स्थापना दिवस मनाया गया है। देखिए, BSF को भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली पंक्ति कहा जाता है और BSF का आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। देखिए, अगर आपने SSC GD का एग्जाम दिया होगा, ठीक है, तो उसमें बहुत पूछा गया है कि BSF का आदर्श वाक्य क्या है। तो BSF का आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। नोट कर लीजिएगा। और देखिए, खास बात और BSF का वार्षिक बजट लगभग कितना है? 17,118 करोड़ रुपए। और BSF के बारे में आपको बता दूं, इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। और BSF की स्थापना खुसरो फरमाज रुस्तम जी ने की थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में BSF के महानिदेशक है पंकज कुमार सिंह। तो देखिए, यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स आपके तैयार हो गए। यहाँ पे लगभग 3 प्रश्न यहाँ से और 4 यहाँ से और 1 यहाँ से। ठीक है, तो ले देखिए, लगभग 8 प्रश्न आपके जो है एक ही प्रश्न में छिपे हुए हैं। तो 1 दिसंबर को BSF का स्थापना दिवस मनाया गया है और क्रम से 58वां स्थापना दिवस इस साल हमने मनाया है। और तीसरा कि अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस कब मनाया गया। देखिए, 29 नवंबर को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस यानी कि इंटरनेशनल जगुआर डे मनाते हैं। और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस है, इसको जगुआर के सामने बढ़ते खतरों और मैक्सिको से अर्जेंटीना तक इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने वाले महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस को हम कब मनाते हैं? 29 नवंबर को। और अगला कि हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए, बहुत एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। देखिए, नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है हर साल। और नागालैंड के हार्नबिल महोत्सव का जो बहुप्रतीक्षित 23वां संस्करण था, ये 1 दिसंबर 2022 से नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हो गया है। और देखिए, भारत के जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, ये इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।
और ये त्यौहार जो है ये नागालैंड की गहरी परंपराओं और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। और देखिए नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 1963 को, और इसकी कैपिटल कोहिमा है। और वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। याद रखिएगा, नागालैंड में हर साल हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है और इस साल इसका 23वां संस्करण 1 दिसंबर से शुरू हो गया है। और पांचवा प्रश्न की नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 से 20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर क्या है? तो देखिए 2018 से 20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर जो है ये 97 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे थी। देखिए यहाँ पे बहुत ही महीन महीन आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। शायद आपको किसी भी मैगजीन वगैरह में ना मिले, क्योंकि ये मिलेगा केवल आपको भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय के विशेष बुलेटिन में। तो देखिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय के द्वारा जारी विशेष बुलेटिन के अनुसार भारत में जो मातृ मृत्यु दर है ये 2014 से 16 में 130 प्रति लाख जीवित बच्चे से घटकर अब 2018 से 20 में 97 प्रति लाख जीवित बच्चे हो गई है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। और देखिए नवीनतम जारी आंकड़ों के अनुसार असम में सबसे अधिक मातृ मृत्यु दर 195 है वर्तमान में, जबकि केरल में प्रति लाख जीवित बच्चों पर सबसे कम 19 है। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट पे फोकस करना आपको कि अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में सबसे अधिक मातृ मृत्यु दर किस राज्य में है, तो ये राज्य आपका असम है। असम में मातृ मृत्यु दर कितनी है? 195 है, ठीक है। जबकि केरल में प्रति लाख जीवित बच्चों पर सबसे कम मातृ मृत्यु दर है 19 है। तो सरल शब्दों में हम ऐसे रट सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक मातृ मृत्यु दर असम में है और सबसे कम मातृ मृत्यु दर जो है ये केरल में है। और भारत की बात करें तो भारत में 97 प्रति 1 लाख जीवित बच्चे हैं मातृ मृत्यु दर। अभी इसके बाद नवीनतम आंकड़ा आएगा 2019 से आगे का, तो उसको मैं आपको अगली बार बताऊंगा। अभी खैर इतना ही है हमारे पास। और अगला कि दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन किस कंपनी ने बनाया है? तो देखिए कंपनी है रोल्स रॉयस, जिसने अभी हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाला एक एयरक्राफ्ट इंजन बनाया है। देखिए अगर कोई भी इंजन हाइड्रोजन से चलेगा तो उसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा? वाटर होगा। यानी कि हाइड्रोजन चलेगा तो वो जैसे पेट्रोल गाड़ियाँ डीजल गाड़ियाँ धुआं देती हैं, वैसे ही जो है हाइड्रोजन से चलने वाले जितने भी इंजन होंगे वो पानी का निर्माण करेंगे साइलेंसर के रास्ते। तो इससे हमारा एनवायरनमेंट जो है बचा रहेगा पॉल्यूटेड होने से, और इसीलिए जो है फोकस किया जा रहा है कि हाइड्रोजन से ही अब चलाई जाएं जितने भी एक तरीके से इंजन हैं। और इसी क्रम में रोल्स रॉयस ने जो है हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन बना दिया है। और रोल्स रॉयस ने इस काम के लिए AE 2100A टर्बोप्रोप इंजन का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने हाइड्रोजन फ्यूल तकनीकी के अनुसार जो है इसको बदला था। और देखिए आमतौर पर ये इंजन नागरिक और मिलिट्री जेट्स में इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा इंजन? जो आपका AE 2100A टर्बोप्रोप इंजन है। और अगला कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने अपने पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में भारतीय मानकों को लागू करने के लिए कितने इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए अभी हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है इसने अपने पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में भारतीय मानकों को लागू करने के लिए टोटल 6 इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ समझौता किया है। और ये 6 इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से हैं? इसमें से पहला है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU यानी कि IIT BHU, और दूसरा है मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर, और तीसरा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर यानी कि IIT इंदौर, और चौथा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना यानी कि IIT पटना, और पांचवा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि IIT मद्रास, और छठवां है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिची यानी कि IIT त्रिची। तो इन 6 संस्थानों को जो है यानी कि इन 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ समझौता किया है अभी हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने। किस लिए? अपने पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में भारतीय मानकों को लागू करने के लिए। और अगला है कि हाल ही में NDTV की प्रमोटर कंपनी RRPR होल्डिंग ने अडानी ग्रुप के VCPL को कितने % शेयर जो है ट्रांसफ़र किए? तो देखिए अभी हाल ही में NDTV की प्रमोटर कंपनी RRPR होल्डिंग ने अडानी ग्रुप के VCPL को जो है यानी कि विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को जो है 99.5% शेयर जो है ट्रांसफ़र किए हैं। देखिए NDTV फर्म जो आपकी मीडिया फर्म NDTV है,
देखिए एनडीटीवी का पूरा नाम है नई दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड, ठीक है। तो इसकी प्रमोटर कंपनी है आरआरपीआर होल्डिंग। इसने कहा कि इसने अपनी इक्विटी पूंजी के 99.5% शेयरों को अडानी समूह के स्वामित्व वाली विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया है। और नमा कि हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन हो गया। तो देखिए जियांग जेमिन जो है ये चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे और यहाँ पे इनकी फ़ोटो लगी हुई है। इनके बारे में कुछ विशेष चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी, तो आइए वो जानते हैं कि वो विशेष चीज़ें क्या हैं। देखिए जो आपके जियांग जेमिन हैं ये भारत की यात्रा करने वाले पहले चीनी राष्ट्रपति थे और भारत के दृष्टिकोण से जेमिन पहले चीनी राष्ट्रपति थे जिन्होंने नई दिल्ली का दौरा किया था। और इस दौरान दोनों देशों यानी कि भारत और चीन ने 1996 में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति बहाल करने के लिए एक व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। और जो आपकी जियांग जेमिन है ये एक महान मार्क्सवादी, एक महान क्रांतिकारी राजनीतिज्ञ और कुशल सैन्य रणनीतिकार थे। और 10वां कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पेरम्बलूर जिले के एरैयूर में एक औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया। तो देखिए अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पेरम्बलूर जिले के एरैयूर में एक औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया है। और देखिए आपको बता दूं इसके अलावा जो आपके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन हैं इन्होंने जो है फिनिक्स कोठारी फुटवियर पार्क की भी आधारशिला रखी, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए तमिलनाडु की बात की जाए तो इसके वहाँ के गवर्नर वर्तमान में है आर एन रवि। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और चेन्नई का पुराना नाम मद्रास हुआ करता था। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन और लैंग्वेज यहाँ पे तमिल बोली जाती है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, बताइए। और दूसरा कि मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाले एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा, बताइए। और तीसरा कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र पहल का एम्बेसडर किसको नामित किया गया, बताइए। और चौथा कि पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी, बताइए। और पांचवा कि वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न था क्वेश्चन पेपर का कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए इसको हम 29 नवंबर को मनाते हैं। और अग्निकुल कॉस्मोस देखिए ये कंपनी है जो कि इसने अभी हाल ही में श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है। और देखिए अभी हाल ही में जो आपका मौना लोआ है जो कि अमेरिका के हवाई में स्थित है। तो मौना लोआ जो है इसमें बहुत भयानक विस्फोट हुआ है। मौना लोआ क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वॉल्केनो है। तो याद रखिएगा मौना लोआ क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये आपका अमेरिका के हवाई राज्य में स्थित है और इसमें लगभग 38 साल बाद बहुत भयानक विस्फोट हुआ था। और देखिए दुनिया का जो पहला नेजल कोविड वैक्सीन है ये भारत बायोटेक कंपनी ने इसको विकसित किया है। और 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की थीम है प्रौद्योगिकी की भू राजनीति यानी कि जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।